ਤੇ ਅਸਾਂ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ सत श्रीकाल जी सारियां नु। अब मैं अपना नॉर्मल टीचर बन जाता हूं। सभी बच्चों को नमस्कार, एक ओंकार, जय माता दी। मैं आप सभी का प्यारा गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। नमस्ते भाई रामनिवास, गौरव, उत्कर्ष, नमस्ते चांदनी, अमित यादव, नमस्कार जेठाराम, अंजू, मीना, योगेश कुमार झा। क्या हालचाल है आप सभी के? बढ़िया, दुरुस्त, टनाटन, खुश हैं भाई? घर परिवार मम्मी पापा सब बढ़िया है भाई? आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम देख लो मेरे भाई, इसे हम वॉइसेस कहते हैं मेरे भाई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये मेरे भाइयों। ठीक है, सारा बच्चा एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेगा भाई। नमस्ते मेरे भाई, सारे बच्चे एक बार फटाफट से बताओ। माफ कीजिएगा बेटा, एक छोटी सी प्यारी सी कॉल आ गई थी। तो वॉइसेस के बारे में आज हम ना आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं और मेरा दिल बहुत बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टॉपिक भी है भाई। नमस्ते भाई, सारे बच्चों को नमस्कार भाई। देखो जी, वॉइसेस की अगर हम बात करते हैं तो वॉइसेस का सामान्य सा अर्थ जो हमें समझ आता है, वॉइसेस का सामान्य सा अर्थ, सामान्य सा जो मीनिंग है वो हमें समझ आता है कि हम आवाजों की बात कर रहे हैं, है ना। इंसान जो भी बोलता है, इंसान की जो वॉइस है वो आवाज कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो वॉइसेस हमारे सामने लिखा है, हम इसके अर्थ को समझने का काम करेंगे किसके अनुसार? ग्रामर के अनुसार। किसके अनुसार समझने का काम करेंगे? ग्रामर के अनुसार। तो ग्रामर के अनुसार इसका अपना एक अलग अर्थ निकल कर आता है और ग्रामर के अनुसार इसे हम कहते हैं वाच्य। क्या कहा? वाच्य। अब मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बहुत ही खुशी की बात है। जब वाच्य की हम बात करते हैं तो वाच्य अपने आप में होता क्या है? वाच्य अपने आप में होता क्या है भाई? जरा सोचो, बताओ। जब वाच्य की हम बात कर रहे हैं मेरे भाइयों, तो वाच्य का मतलब होता है, ये एक वाच धातु से बना है, वाच रूट वर्ड से बना है। और वाच का मतलब होता है क्या चीज? बोलना। और जब बोलने की हम बात करते हैं तो किसी भी बात को बोला कैसे जाता है? दो तरीके से बोला जाता है। एक ऐसे बोला जाता है कि हमारे सामने कोई भी जो काम है, हम क्या बोले? कोई भी जो काम है, काम को करने या काम के होने को बताने वाला, क्या बोले हम? काम को करने या काम को होने वाले। बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चे। वाच्य शब्द बना है किससे? वाच से। वाच अपने आप में संस्कृत की एक मूल शब्द है, यानी कि धातु है। और इस वाच का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? बोलना। कोई भी चीज किसी इंसान के सामने बोलना, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? किसी भी काम को बताने का तरीका, है ना जी। काम के करने होने को बताना। कोई भी काम कैसे किया जाता है, कोई भी काम कैसे होता है, इस चीज को बताने का, बाबू, इस चीज को बताने का जो तरीका है, उसी चीज को हम लोग वॉइसेस के अनुसार समझने का काम करते हैं। मैं इधर लिख देता हूं बेटा, वॉइस का मतलब तो होता है आवाज, जो मेरी आप सुन पा रहे हैं। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। आवाज सिर्फ और सिर्फ इंसानों की, आवाज सिर्फ और सिर्फ इंसानों की पहचान होती है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे बोल रहे हैं, ये हमारी जो आपस की जो बातचीत है दोस्तों, ये अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर ये अपने आप में है, कहलाती क्या चीज? आवाज, जिसका एक अर्थ होता है, सामने वाला समझता है। और ध्वनि का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर के दरवाजे को कोई खटखटा रहा है तो आप उस ध्वनि का अर्थ समझ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर कोई इंसान ऐसी कुछ आवाज निकाले तो कुछ समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है।
मेरी बात समझ रहे हैं? अगर किसी जानवर की हम कोई भी सुनते हैं तो वो जानवर की होती है आवाज, हमारे लिए मीनिंगलेस है। भाई कुत्ता खुश हो तो भौंकेगा, रोए तो भौंकेगा, दुखी है तो भौंकेगा, अगर उसे खाना चाहिए तो भौंकेगा, तो हमारे लिए उसकी वो वॉइस नहीं है, उसकी वो साउंड है, आवाज है। अब मेरे बच्चों, किसी भी काम को बताने का जो तरीका है ना, उसको हम दो हिस्सों में बांटकर चलते हैं। एक हो गया एक्टिव वॉइस, और मेरे बेटा दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस दो ही रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के दोनों कहानियों को मेरे साथ मिलकर बहुत ही प्यार से, खूबसूरत तरीके से समझने का काम करना मेरे भाई। देखो मेरे बच्चे, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस का मतलब हमें क्या समझना होता है, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। जब एक्टिव वॉइस की अगर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो एक्टिव वॉइस अपने आप में एक ऐसा वाक्य होता है, बिल्कुल ठीक है सर, शिवा को भेजिएगा। एक्टिव वॉइस अपने आप में एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंदर जो भी करता है, कर्ता को ही हम क्या कहते हैं बेटा, बताओ जरा। कर्ता को ही हम डूअर कहते हैं। कर्ता को ही हम क्या कहते हैं बेटा, डूअर कहते हैं। डूअर को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। ये इसी को प्रधान बनाता है, क्या बोलते हैं, इसी को ये प्रधान बनाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। कर्ता, डूअर, सब्जेक्ट अपने आप में होते कौन है भाई, वो होते हैं जो किसी भी काम को करते हैं, काम को करना बताते हैं। क्या कहे हम, काम को करना बताते हैं। कोई भी काम जो आप करते हैं ना, उसको बताने का काम करते हैं, ठीक है जी। इसीलिए इस तरह के वाक्य को हम लोग किस तरह से जानते हैं, कर्ता प्रधान। ठीक है भाई, पहले मैं हिंदी में लिख दूंगा उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से ज्यादा पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इसी को अगर अंग्रेजी में हम कहें तो ये डूअर ओरिएंटेड होता है। डूअर ओरिएंटेड यानी कि इसका जो सारा केंद्रीयकरण है वो किस पर है, आप कहेंगे डूअर पर, ठीक है जी। डूअर ओरिएंटेड होने का मतलब क्या समझ में आया, ये बेसिकली एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर डूअर इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, डूअर इंपॉर्टेंट, यानी कि काम करने वाला बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन मेरे बच्चों, जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो वैसे वॉइस में क्या खास बात हुई, कर्म। कर्म का मतलब क्या हुआ, आप कर्म को काम भी कह सकते हैं। काम को अंग्रेजी भाषा में हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसका काम करवाया जाए। मेरी बात समझ रहे, हाँ कि ना सर। देखो, डूअर कहलाता है कर्ता, तो कर्म किसे कहेंगे, आप इसी को समझने के लिए मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इसी को समझने के लिए आप सभी लोग इसे नॉन डूअर के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं, नॉन डूअर के नाम से, ठीक है ना जी। यानी कि इस तरह के लिखे हुए वाक्य में हमें क्या चीज चाहिए, इस तरीके के लिखे हुए वाक्य में हम नॉन डूअर पर फोकस करते हैं, इसीलिए कर्म प्रधान होता है। क्या बोले हम, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, नॉन डूअर ओरिएंटेड, ठीक है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे, ओरिएंटेड का मतलब होता है केंद्रीयकरण करना। अब मेरे बच्चे, केंद्रीयकरण करने का मतलब क्या हुआ, जिसके चारों ओर सारी चीजें घूमती हैं। क्या बोले हम, जिसके चारों ओर सारी चीजें घूमते हैं। मैं एक काम करता हूं, दो वाक्य आप सभी के सामने लिख रहा हूं, दो वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है जी। मैंने आप सभी के सामने तीन वाक्य लिखे हैं, ठीक है। इन तीनों के तीनों लिखे हुए वाक्यों में मेरे बच्चों जरा एक्टिव और पैसिव की थोड़ी सी पहचान बता दीजिएगा। ओके गाइस, इन लिखे हुए वाक्यों में थोड़ा एक्टिव और पैसिव का ना थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बता दीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखो, पहला वाक्य हमारे सामने जो लिखा है वो क्या कहता है,
सर करण ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने का काम किसने किया? आप कहोगे करण ने ये काम किया। अगर लिखे हुए वाक्य में डूअर पहले है, यानी कि कर्ता पहले है, कर्ता प्रधान वाक्य हो गया, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एक्टिव वॉइस के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे, है कि नहीं? फिर दूसरा वाक्य हमारे सामने है, घर की सफाई राधा द्वारा की गई। सर ध्यान से समझने की कोशिश करना। वाक्य की शुरुआत में क्या लिखा है? घर की सफाई। क्या लिखा है? घर की सफाई। घर की सफाई अपने आप में क्या है? नॉन डूअर है ना मेरे भाई? और जो काम करने वाला है वो कहां चला गया? नॉन डूअर के बाद। इसी वजह से बाबू ये किस में चला गया? पैसिव वॉइस में चला गया। अगला वाक्य ध्यान से देखा तो क्या समझ आया? चोर पकड़ा गया। अब चोर को किसी ने पकड़ा है, हमें वो पता ही नहीं किसने पकड़ा है। यहां तो किया गया काम है, यानी कि चोर अपने आप में कौन है? नॉन डूअर, वाक्य का ऑब्जेक्ट। किया गया काम हमें बताया गया है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे इसे हम? पैसिव वॉइस। क्या यहां तक की मेरी बात समझ गए भाई? बोलो हाँ, करेक्ट है भाई। चलिए मेरे भाई, तो हम लोगों ने पहले इसका इंट्रोडक्शन समझा, वॉइसेस का अर्थ हमने समझा, हिंदी में भी समझा, इंग्लिश में भी समझा हमने। वॉइसेस, हमें साउंड के बारे में कभी कभी गलत फहमी होती है, वॉइस और साउंड के डिफरेंस को भी हमने समझा। इसका मतलब हमने सच्चे मन से, बड़े अच्छे मन से सारी चीजों को समझा। अब मेरे बच्चों आओ, कहानी को कॉम्पिटिटिव लेवल पर समझना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे, है ना? कोई बच्चा इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता, कोई बच्चा इतने प्यार से, इतनी गहराई से नहीं पढ़ता, केवल आप पढ़ते हैं। पता है क्यों पढ़ते हैं आप? क्योंकि आप लोगों ने ना कसम खाई है, अब की बार आखिरी बार, है ना मेरे भाइयों, कि सर जी हमने तो एक बार अच्छे से पढ़ना है और अपना सिलेक्शन पा लेना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो बेटा वॉइसेस के लिए हम लोगों को क्या चीज समझ आई? एक हो गया एक्टिव वॉइस, और मेरे बच्चों दूसरा हो गया क्या? पैसिव वॉइस। अब बड़े प्यार से इसको समझने का काम करेंगे हम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक्टिव वॉइस की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो एक्टिव वॉइस एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर डूअर इज मोर इंपोर्टेंट, यानी कि किसी भी लिखे हुए वाक्य का जो कर्ता है, डूअर है, सब्जेक्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसकी बजाय? देन द वर्क। वर्क का मतलब क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना जी? क्या कहा है हमने? ऑब्जेक्ट से ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या बोले हम भाई? ऑब्जेक्ट से ज्यादा जरूरी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छे से बोलो हाँ। ठीक है, यानी कि इस तरीके के लिखे हुए वाक्य को अगर मैं ढांचे से समझाना चाहूं तो आप कहेंगे सर ये जो डूअर है ना, ये जो डूअर है, इसी को हम सब्जेक्ट जो कहते हैं ना सर जी, ये हमेशा लिखी हुई वर्ब से हमें पहले चाहिए। कहां चाहिए? वर्ब से हमें पहले चाहिए। कहां चाहिए बोलो जरा? आप कहेंगे सर जी ये वर्ब से हमें पहले चाहिए। फिर आती है दूसरी बात। कौन सी बात आती है बेटा? अब अगर पैसिव हमें बनाना है तो उसी को हम कैसे बताएंगे बेटा? नॉन डूअर। नॉन डूअर का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। ठीक है जी? पैसिव जब भी बनाया जाता है तो पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसे सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा? सेंटेंस की शुरुआत में। अब ऐसे मामले में मेरे बच्चों, डूअर को हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस की आखिर में लिखा हुआ देख भी सकते हैं और नहीं भी, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई?
आओ मेरे बच्चों माफ कीजिएगा, अब इस पॉइंट पर समझते हैं। तो पैसिव जब भी किसी लिखे हुए सेंटेंस में लिखा जाता है तो हम शुरुआत में क्या लिखते हैं बेटा? आप कहेंगे सर जी पैसिव की शुरुआत में हम क्या लिखते हैं? हम नॉन डूअर को लिखते हैं, ठीक है ना जी। और जो आ रही है हमारे पास वर्ब, हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं। और इस वर्ब का जो डूअर है वो कहाँ लिखा जाता है? आप कहेंगे सर डूअर आखिर में लिखा जाता है। लेकिन खास बात क्या है, आखिर में जब हम किसी भी लिखे हुए पैसिव के डूअर को लिखते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, उससे पहले ना एक प्रेपोजिशन हमें जरूर लगानी पड़ती है। और दोस्तों जब ये प्रेपोजिशन इसके साथ जुड़ती है इसी वजह से इसे हम एजेंट कह देते हैं। एजेंट का मतलब जिसके द्वारा कोई भी काम करवाया जाता है। एजेंट का मतलब जिसके द्वारा कोई भी काम करवाया जाता है, समझ रहे हैं? इसीलिए इसके अर्थ में हमें अधिकतर एक ही भाव समझ में आता है, के द्वारा। क्या समझ में आता है? के द्वारा, ठीक है। और पैसिव की खास पहचान है डूअर लिखा हो तो इस तरीके से प्रेपोजिशन के साथ, नहीं लिखा हो तो प्रेपोजिशन के साथ पूरे को उड़ा देंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, बातें हो गई हैं, अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल तरीके से इस प्यारी सी खूबसूरत सी बात को समझते हैं। 5 वाक्य लिख रहा हूं, एक्टिव या पैसिव पहचान के दिखाना। 6 सेंटेंसेस हैं। इन लिखे हुए 6 सेंटेंसेस में जरा फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, इन लिखे हुए 6 सेंटेंसेस में जरा फटाफट से बता दीजिएगा मुझे कौन सा लिखा हुआ जो वाक्य है एक्टिव वॉइस है, कौन सा लिखा हुआ जो पैसिव है वो अपने आप में, बेटा कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है जरा पहचान के बता दीजिए। आओ मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब इन सेंटेंसेस पर कैसे मेहनत करनी है। देखिए भैया, सर यहाँ देखने का काम किसने किया है? लड़के ने। डूअर शुरुआत में है, आप 1 सेकंड में कह देंगे सर एक्टिव वॉइस है। तान्या सॉ हिम, देखने का काम किसने किया? तान्या ने। तान्या कौन है? डूअर, इसी वजह से क्या हो गया बेटा? एक्टिव वॉइस हो गया। ही वॉज सीन बाई तान्या, सर उसको देखा गया है किसके द्वारा? तान्या के द्वारा। डूअर आखिर में लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन की वजह से ये बन गया है एजेंट, यानी कि ये हो गया हमारे सामने पैसिव वॉइस, ठीक है जी, क्योंकि ये ही अपने आप में नॉन डूअर है। संजय गाइडेड अस, संजय ने हमें गाइड किया, तो सर ये एक्शन करने वाला कौन है? संजय, तो ये डूअर हो गया, इसी वजह से क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। संजीव वॉज गाइडेड बाय अस, संजीव को गाइड किया गया हमारे द्वारा। तो बेटा जी आपके सामने डूअर कहाँ लिखा है? सेंटेंस के आखिर में पैसिव वॉइस हो गया। द रूम विल बी क्लीन, कमरा साफ किया जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, कमरा खुद को तो साफ नहीं करेगा, आप कहेंगे सर जी ये नॉन डूअर है। इस एक्शन का डूअर आखिर में लिखा नहीं है, हम जानते हैं सर डूअर अगर आखिर में आ जाए या वर्ब के बाद अगर आ जाए तो मेरे बच्चों हम अच्छे से ये जानते हैं, हम अच्छे से ये जानते हैं कि वो अपने आप में पैसिव ही होता है। ठीक है भाई, सभी बच्चों के आंसर्स करेक्ट आ गए? बोल दो जरा प्यार से हाँ। ठीक है, अब यहां से हमें एक प्यारी सी बात समझ में आई, जो एक्टिव वॉइस है और जो पैसिव वॉइस है उसको ना लिखने का एक खूबसूरत तरीका समझ आया। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसके अंदर डूअर पहले लिखा हो। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसके अंदर नॉन डूअर पहले लिखा हो। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो हाँ, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? इजी हो गया, हाँ है ना? ये अपनी जगह बिल्कुल सही है।
एक्टिव और पैसिव को जब हम चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से जब एक्टिव को हम चेंज करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रोसेस को एक खूबसूरत नाम से हम जानते हैं, और इस खूबसूरत से नाम को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा? देखो मैंने एक प्यारा सा नाम आपके लिए लिखा है छोटे भाइयों, इसको हम क्या कहते हैं भाई? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को? हम बताइए तो तनिक हमको भैया। इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये भी हम तुमको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? चेंज इन द स्ट्रक्चर। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। बाबू एक बार इसको पढ़कर देखेंगे फटाफट से, पढ़कर देखो बेटा इसको फटाफट से। ओके, हाँ कि ना? तो एक बार इसको पढ़कर ध्यान से देखेंगे। जब भी हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो हम ढांचे में परिवर्तन करते हैं, लेकिन वाक्य का मीनिंग नहीं बदलता है ना भाई? वाक्य का मीनिंग नहीं बदलता। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बदलता है बेटा? स्ट्रक्चर ऐसे बदलता है कि एक्टिव वॉइस में डूअर आगे करता है काम को, काम के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ। जबकि पैसिव वॉइस में हम क्या कर रहे होते हैं? डूअर आखिर में चला जाता है ना भाई साहब? इसी के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें देखने को मिलती है, बोलो हाँ। और जो ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने है ना, ऑब्जेक्ट को ही हम नॉन डूअर कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ही हम नॉन डूअर कहते हैं। ये लिखा जाता है वर्ब से पहले। बहुत आसान होगी बात, बोलो हाँ भाई, बहुत आसान होगी बात, है ना? अब आप कहोगे सर जी इस स्ट्रक्चर नाम की चीज को देखकर हमें समझ आता है कि सेंटेंस के अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार के अनुसार अब हमें गुरुजी आप पैसिव बनाना सिखाएं। ठीक है, स्टार्ट करें गाड़ी में, स्टार्ट करें गाड़ी को। बड़े आराम से एक एक चीज को समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहले कौन से ढांचे को बदलने का काम करेंगे हम? सबसे पहले मेरे बच्चों हम आप सभी के साथ मिलकर एजर्टिव सेंटेंस ढांचे को परिवर्तित करने का काम करेंगे। देखो बेटे, एजर्टिव सेंटेंस की अगर एक्टिव वॉइस की हम बात करें, अगर एजर्टिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस की हम बात करें, तो एजर्टिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है ना, वो कैसे लिखा जाता है मेरे भाइयों? आप कहोगे सर देखो लिखा तो ऐसे जाता है, सेंटेंस की शुरुआत में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और इसके ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट को, बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों इसी लिखे हुए वाक्य का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? आप कहेंगे सर जी देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को ही आप किस नाम से जानेंगे आज के बाद मेरे साथ? नॉन डूअर। ठीक है भाई, सबसे पहला ये काम करेंगे। दूसरी बात, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा परिवर्तित हमें करना पड़ेगा। परिवर्तित कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, इसको हम बदलने का काम करेंगे, ठीक है ना? इसीलिए इसको हम क्या बोले आपके सामने? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? अब ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे होगी भाई? ये जो हेल्पिंग वर्ब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये कैसे चेंज होगी मैं समझाता हूं बेटा। इसको ना हम टेंस के अनुसार, किसके अनुसार कहे हम भाई? इसको ना हम टेंस के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को चेंज करते हैं या चेंज करेंगे। ठीक है जी, सेट हो गया भाई? ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो जो भी ये मेन वर्ब हमें लिखी हुई नजर आती है, मेन वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और बाबू इसके बाद ये जो हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा है ना, इस सब्जेक्ट से पहले एक प्यार भरी प्रेपोजिशन हम लिखते हैं, और जो ये डूअर हमने आखिर में लिखा, तो मेरे बच्चों आप लोगों को ये तो अभी बताया ना मैंने कि प्रेपोजिशन और डूअर जब आपस में मिलते हैं तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? एजेंट। किस नाम से जाने जाते हैं? एजेंट के नाम से जाने जाते हैं।
अब एजेंट का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर एजेंट का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? जिसके द्वारा काम कराया जाता है। क्या बोले भाई हम? जिसके द्वारा काम कराया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ कि ना? ठीक है। अब मेरे बच्चों बात को समझना। आप कहेंगे सर जी देखो और सारी बात समझ में आई, अब थोड़ा सा ये बताओ कि ये प्रेपोजिशन जो चेंज होने वाला परिवार है ये कौन सा है? देखो मैं आपको एक छोटी छोटी बातों को समझाता हूं। देखो बेटे, लगभग सभी के सभी पैसिव बनाने में हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। कब यूज करते हैं? जब हम इसके बाद लिखने का काम करते हैं किसका? नेम ऑफ अ पर्सन का। किसका भाई? नेम ऑफ अ पर्सन का। ठीक है। इसके अलावा हम विद का प्रयोग करते हैं जब हम बताने का काम करते हैं किसका नाम? टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट का। कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट का नाम बताते हैं। इनका प्रयोग हम करते हैं जब हम बताने की कोशिश करते हैं किसका नाम? नेम ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई चीज रखी जाती है। बोलो। जिसके अंदर कोई भी चीज रखी जाती है, कोई भी चीज समा जाती है, उसे इन कहते हैं। अब तीनों में से कोई भी फिट ना हो तो हम एट लगा देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज के नाम की अगर हम बात करते हैं तो एट लगा देते हैं। एक प्रेपोजिशन और है जिसका नाम टू है। ये कुछ खास वर्ब के पैसे में यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं नो, मैं अगर आपको कहूं मैरी, ठीक है, मैं अगर आपको कहूं कन्फाइन, मैं अगर आपको कहूं लिमिट, ठीक है, इन खास वर्ब के पैसे में, इन खास लिखे हुए शब्दों के पैसे में हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने कौन सी लिस्ट बना दी दोस्तों? कौन कौन सी प्रेपोजिशन हमें यूज करनी है? समझे भाई? ओके भाई, करेक्ट है भाई, याद रख लोगे? अच्छा देखो, एक छोटी सी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, एक बिल्कुल नन्ही सी बात हमें ध्यान रखनी है कि वर्ब परिवार की अगर हम बात करें तो वर्ब परिवार में एक्टिव वॉइस में तो पांचों रूप देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन पैसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है मेरे बच्चा, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। तो अब मुझे आप लोगों के साथ मिलकर समझना है एक प्यार भरी सी बात, और वो कौन सी? कि ये हेल्पिंग वर्ब आखिर बदलती कैसे है। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलने की क्या प्रक्रिया है। तो गाड़ी लेके चले भाई आगे। बोलो मेरे भाइयों, लेके चले गाड़ी को आगे बेटा, चले? तो आओ, अब हम समझने का काम करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से टेंस के अनुसार चेंज होती हैं। एक एक करके हम लोग पूरी की पूरी कहानी को समझेंगे, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम एक प्यारा सा टेंस लेके चलते हैं, पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, यहां मैं आपके सामने लिखूंगा इसकी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, यहां लिखूंगा पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर डू या फिर डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, यही यूज करते हैं। बोलो हाँ। ठीक है। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पैसिव बनाने के लिए बेटे जी हम लोगों को इसके साथ लिखना होगा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब बेटा सबसे पहले मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल सीखने का काम करेंगे छोटे भाइयों, ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा देव राइट्स अ पोयम। बाबू इसका पैसिव बनाना शुरू करें फटाफट से, इसका पैसिव बनाना शुरू करें फटाफट से।
पैसिव बनाना शुरू कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कैसे बनेगा सर? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाके रखेंगे। आ पोयम, पोयम सिंगुलर है, इज लगा दिया। राइट की थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। अ पोयम इज रिटन, किसने लिखी? देव ने। आगे लिख दिया बाय देव। अब देखो कितनी खूबसूरत बात हो गई। ये हमारे लिखे हुए वाक्य का नॉन डूअर है, ये इसी की थर्ड फॉर्म हमारे सामने आ रही है, और ये हमारे सामने इसका एजेंट है। बाबू समझे? अच्छे से समझ आ गई बातचीत भाई? बोलो हाँ। बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी बातचीत? बोलो हाँ भाई। मजेदार तरीके से सीखेंगे भाई, घबराने का कोनो बात ही नहीं है भाई। ठीक है मेरे भाई? आओ भाई, अब कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा, धीरे धीरे हम समझने का काम करेंगे। ठीक है? पैसिव बनाकर दिखाओ फटाफट से, पैसिव बनाकर दिखाओ फटाफट से। कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले अ पैरट, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की शुरुआत में लिखा। अ पैरट इज किल्ड, इंसान है ये काम करने वाला, तो आपने यहां लिख दिया बाय रवि। ठीक है मेरे भाई? अगर इसी सेंटेंस में रवि को हटाकर अगर मैं ये कहता हूं एन एरो, अगर मैं आपके सामने ये कहूं एन एरो, ठीक है, किल्स अ पैरट, ठीक है जी, इसका पैसे बनाने का क्या विधि होगा भाई? आप कहेंगे सर आप पैरट को सब्जेक्ट की जगह लिख दीजिए सर। मैं कहूंगा लो मेरे बच्चों लिख दिया, सिंगुलर होने की वजह से इज लगाया, किल के लिए थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, किल्ड। अब आप कहेंगे सर यहां पर ये जो लिखा हुआ हमारा डूअर है ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। अब जब ये इंसान नहीं है तो ये तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कोई काम किया गया, तो इसी की वजह से आपने क्या लिखा? विद एन एरो। करेक्ट हो गया भाई? विद एन एरो, करेक्ट हो गया मेरे भाई? हाँ कि ना? अब तीन सवाल मैं आपके सामने टिका रहा हूं, ठीक है? तीन सवालों के जरा पैसे बनाकर दिखाएं। पैसे बनाकर दिखाएं फटाफट से। बेटा तीनों के पैसे बनाकर दिखाएं, चलो फटाफट से दिखाओ भाई, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, 100 ग्राम। आओ मेरे बच्चों, मेरे साथ मिलकर समझने का काम करेंगे बेटा इसको। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह क्या लेकर आए आप? मोहन, सिंगुलर होने की वजह से इज। मैरी की थर्ड फॉर्म क्या कही? मैरिड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटा? ये जो टू लिखा है ना, ये खास वर्ब के पैसे में यूज होता है, जैसे नो, मैरी, कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है किसी को बांध देना, किसी को कैद में रख देना, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना? तो बेटा अपनी समझ आई गई ये बात। आप इसके बाद चाहे भले ही इंसान का नाम लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे प्रेपोजिशन कौन सी? टू के बाद। सवाल नंबर 2 पर आज बेटा, आई नो हिम। अब आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इसको सब्जेक्ट की जगह ही इज नोन, नो के पैसे में टू का यूज करते हैं, मी
बोलो हाँ। आगे लिखा दिस बॉक्स कंटेन्स माई शूज, माई शूज सॉरी माई बॉक्स, प्लूरल होने की वजह से आर, कंटेन की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, इन दिस बॉक्स, क्योंकि ये मीडियम हो जाता है जिसमें कोई भी चीज रखी जाती है, और जिसमें कोई भी चीज रखी जाए, कोई भी चीज समा जाए, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, आप जानते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अब यहां से एक बात को और समझिएगा मेरे भाइयों, यहां से एक बात और समझिएगा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम डूअर को, नॉन डूअर को इस तरह से देखें, आई डूअर है, नॉन डूअर की जगह लेकर जाना है तो मी बना देंगे, वी डूअर है, नॉन डूअर की जगह ले जाएंगे अस बना देंगे, यू का डूअर और नॉन डूअर सेम है। ठीक इसी तरीके से डूअर और नॉन डूअर की लिस्ट और आगे हम बढ़ाएंगे मेरे बच्चे, तो ही को नॉन डूअर लेकर जाना है, हिम बना दिया, शी को नॉन डूअर हर बना दिया, इट का नॉन डूअर इट ही होता है, ठीक है भाई। और इसी के अलावा डूअर नॉन डूअर के परिवार में अगर दे की हम बात करते हैं तो देम बन जाता है, और देम को डूअर बनाना है तो वो दे बन जाता है। सेट है भाई, यहां तक का मामला सबका सेट है भाई। कोई दिक्कत, घबराहट, परेशानी, जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी पड़ना, आंखें लाल होना, सिर चकराना, नाक बहना, सिर में खुजली होना, डेंड्रफ होना, ऐसी कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। यहां आपको सब कुछ समझ आ चुका है, सेट है भाई। किस तरीके के से सेंटेंस के ढांचे को हम बदलते हैं, ठीक है ना। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए ढांचा बदलना सीखा, हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग होती है, प्रेपोजिशन कैसे यूज होती है, डूअर नॉन डूअर को लेकर, प्रोनाउन की लेकर समस्या, अगर नॉन डूअर की जगह पर हिम लिखा है, डूअर की जगह इसी को हम ही बना देंगे, डूअर की जगह आई लिखा है, नॉन डूअर की जगह ले जाएंगे तो मी बना देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक है मेरे भाई, हाँ कि ना। चलो मेरे भाई, तो एक काम कर लेते हैं बेटा, पहला टेंस हम लोगों ने यहां से समझना शुरू किया है, 12 के 12 टेंसेस की ना कहानी को समझ लेते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पहले 12 के 12 टेंसेस, इंडेफिनिट प्रेजेंट का तो समझ लिया है, अब बाकी के जो बचे हुए टेंसेस हैं उन सभी की ना एक बार पहले हम ना लिस्ट बना लेते हैं, फिर इनकी ना एक एक करके ना टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बदलना सीखेंगे। बारह के 12 टेंसेस की मेरे बच्चों मैंने आपके सामने हेल्पिंग वर्ब बना दिया, ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों इनकी हेल्पिंग वर्ब पहले हम लिखेंगे आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस में, ठीक है, फिर इनकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, इज एम आर V1 के साथ ING। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन V1 के साथ ING। पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म या डिड के साथ क्या यूज करते हैं, V1। पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बनाते हैं, वॉज वर, V1 के साथ ING। पास्ट परफेक्ट के लिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हैड बीन, V1 के साथ ING। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल या फिर शेल के साथ लिखते हैं हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी होती हैं, क्योंकि ये अपने आप में मॉडल एक्सिलरी होती हैं,
तो मॉडल एक्सिलरी ही कैटेगरी में ही हमने इनको समझा, तो ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आते हैं। वही चीज यहाँ हमने लिखी कि किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस अगर बनाना है हमें तो विल शेल के साथ बी आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट की बात अगर हम करें तो विल शेल हैव। बेटा परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बाबू अगर हम बात करें तो विल शेल के साथ हैव, आगे हमने क्या लगा दिया मेरे बेटा, बीन आईएनजी। सेट है भाई सारा का सारा मामला, ठीक है। तो ये हमने बना दी सारे के सारे लिखे हुए टेंसेस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। अब मेरे साथ मिलकर इनको पैसिव बनाना सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमें यहां लिखी मिली है उस हेल्पिंग वर्ब को यूं का यूं पैसिव में यूज करेंगे। बस इस वर्ब की फॉर्म को थर्ड में ले जाने के लिए इस आईएनजी का इलाज हमने क्या कर दिया, बी के साथ इस आईएनजी को चिपका दिया ताकि ये कॉन्टिन्यूस का रूप बना रहे। आगे हमने पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यहां लिखी है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, एज हैव, ठीक है जी। परफेक्ट के लिए बी के ही आधार पर हमने क्या लिखा, बीन। और बेटा जी ये थर्ड फॉर्म हमारे सामने है, आगे आगे, ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने ये रही, हैज हैव के साथ हमने क्या लगा दिया, बीन। आगे हमारे सामने क्या लिखा है, आईएनजी। आईएनजी के लिए थोड़ी देर पहले क्या लगा के आए थे, बीइंग। तो बेटा हमने इसके साथ क्या लगा दिया, बीइंग। अब बेटा एक बार ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार बड़े ध्यान से देखो, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर इस लिखे हुए वाक्य के अंदर ना एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है सर, यहाँ पर बी की ही दो फॉर्म हमें देखने को मिल रही है, एक जगह बीन एक जगह बीइंग। अब ये चीज ना थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं है। पुरानी अंग्रेजी में इसको बेशक लोग मान लेते थे लेकिन अब ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनाते। क्या बोले हम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव हम नहीं बनाते हैं इसी वजह से, क्योंकि बी के दो फॉर्म हमें देखने को मिल जाती है। बाबू इसका पैसिव बनाने के लिए वॉज वर हम लिखे, पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म लिख दिया। इसका पैसिव बनाने के लिए जो इसके पास हेल्पिंग वर्ब है वो हमने लिखा वॉज वर। देखो बेटा आईएनजी हमारे सामने लिखा है, इसके लिए हमने क्या लिखा, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। सेट हो गया भाई। बाबू जो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है वही लिखा। परफेक्ट के पैसिव के लिए हमने क्या यूज किया था, ऊपर बीन लगा दिया भाई, बीन थर्ड फॉर्म। खत्म हो गई ये बात। देखो अब मुझे ये बताओ सोच के कि क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बन सकता है। आप कहोगे सर जी अगर आप इस हेड और बीन को एक साथ यहां से उठाकर लिखोगे और इस आईएनजी के चक्कर में आप यहां पर बीइंग लिख दोगे तो सर हम इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, है ना सर। हम इस बात को ना गुरुदेव सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसका पैसिव नहीं बनाएंगे सर, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ो बेटा। देखो हमारे सामने यहां क्या लिखा है, विल शेल। बाबू विल शेल के पैसिव के लिए हेल्पिंग ऑफ विल शेल यूं का यूं यूज कर लेंगे, ठीक है। अब तक हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी लिखे हुए पैसिव को ध्यान से देखोगे, यहां पर भी बी की मदद ली, यहां भी बी की मदद ली। इसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब की मदद बी की ही फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से ली है। तो बेटा बी के ही साथ हम जोड़कर इसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, बात समझे। तो मॉडल एक्सिलरी का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, आप कहेंगे सर जी मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे गुरुजी, है ना। परफेक्ट फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए देखेंगे हम, तो आपकी तरफ से क्या आया सर जी, विल शेल के साथ बी। अब मेरे बेटे यहां पर इस आईएनजी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा बीइंग। अब आप मुझे बताओ क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बन पाएगा, देखो ध्यान से, क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बन पाएगा।
आप कहेंगे सर बिल्कुल नॉनसेंस है, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती, बी के दो फॉर्मेट एक साथ आगे नहीं बन पाएगा सर, हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, हमारे सामने विल शेल के साथ हैव लिखा है, पैसिव बनाने के लिए यही हम लोगों को यूं का यूं लिखना पड़ेगा। विल शेल के साथ हैव के साथ परफेक्ट की मदद किसने की थी, बीन ने, यानी कि इसका तो पैसिव बन पा रहा है, हमें तो कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती पति पत्नी की दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा, हमारे सामने यहां से लेकर यहां तक हमारी हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है, पैसिव बनाना शुरू करते हैं। यहां पर क्या लिखा बेटा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के चक्कर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग। जैसे ही आपने बीइंग लिखा देखा तो आपने कहा अरे सर जी फिर से वही गड़बड़ हो गई है, क्या इसका पैसिव बन पाया, नहीं बन पाया। तो थोड़ा हमरे सामने ना गिनती करके दिखा दो भाई, थोड़ा मेरे भाई हमरे सामने गिनती करके दिखा दो भाई, और एक ठो हमको बता दीजिए भाई, एक ठो हमको बता दीजिए भाई कि इस तरह के लिखे हुए वाक्य में, ए बाबू भाई एक ठो हमको बता दीजिए भाई कि ऐसे लिखे हुए वाक्य में हम लोग कितने के पैसिव बना पा रहे हैं, है ना। टोटल हमारे सामने 13 थे, 12 हमने यहां लिखे हैं बेटा, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट पीछे लिखा, टोटल 13 हैं। 13 में से कितने उड़ गए, आप कहोगे सर 13 की अगर संख्या से हम हिसाब जोड़ेंगे ना तो सर जी टोटल 13, 13 का मतलब क्या समझ में आया, 12 जमा मॉडल एक्सिलरी, है ना गुरुजी, 12 जमा मॉडल एक्सिलरी, माइनस कितने हुए, तीनों तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गए, है ना भाई साहब, 3 तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गए और एक हमारे सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस गया, ये भी गया, यानी कि ये बचे 8 जमा मॉडल एक्सिलरी। ठीक है जी, 8 जमा मॉडल एक्सिलरी, सेट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई घबराहट चिंता, जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी पड़ना, सिर चकराना, है भाई। तो यहां से हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है बेटा कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें बी का सहारा लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है बेटा, हमें बी का सहारा लेना पड़ता है। इस बात को मैं आप लोगों के लिए समरी लिख देता हूं, ठीक है ना, समरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, किस तरीके से पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, गौर से देखो, आनंद पाओ मेरे भाइयों, ठीक है ना। भाई इंडेफिनेट की अगर हम बात करते हैं तो बी के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना जी। अब बी की फॉर्मेट कौन सी हो गई भाई, भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए इज एम आर लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनेट के लिए भाई वॉज वर लगा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए विल या शेल के साथ ही हम बी को जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही भाई, बात समझ में आ रही बेटा। ठीक है दोस्तों, ये इंडेफिनेट परिवार का बच्चा है। कॉन्टिन्यूस के लिए हमने क्या किया मेरे बच्चों, बताओ। कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोगों ने इस आईएनजी फॉर्मेट को ही किस में चेंज किया, बीइंग, और बीइंग के साथ क्या लगा दी भाई, थर्ड फॉर्म लगा दी। हाँ जी, ये बिडू लोग, ये बिडू लोग समझ आ रेला कि नहीं आ रेला है, ए पंटर लोग बोल नहीं रहे हो तुम लोग, साला हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है बे, तुम बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे लिए नाराज हो गए हुए हैं। परफेक्ट टेंस के लिए हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखा देखा, थर्ड फॉर्म को ही चेंज करने के लिए बीन लगा दिया हमने, बी का फॉर्मेट इसके अंदर जोड़ दिया। सेट है भाई, सेट है कि नहीं है भाई, सेट है भाई। अब देखो बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमने पैसिव क्यों नहीं बनाया भाई, लिखने की जरूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से, है ना, इतना ही लिख सकते हैं कि परफेक्ट, अरे यार कॉन्टिन्यूस में डबल बी आ रही है ना, इस वजह से हमने इसका पैसिव नहीं बनाया, ठीक है ना। इसमें बी की 2 फॉर्मेट होगी, यानी कि एक साथ दो दो बी भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे, है ना। एक साथ एक ही वाक्य के अंदर दो दो बी भी हम एक साथ जो है ना भाई, एक साथ दो दो बी भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा भाई।
ठीक। फिर हम लोग का समझे भैया, जो मॉडल एक्सिलरी वाला परिवार है भाई, उसके लिए हमने क्या कर दिया, मॉडल एक्सिलरी के साथ ही हमने बी लगा दिया, और बी किसका सूचक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म इसके साथ लगा दिया। ठीक है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि सर पैसिव बनाने का क्या तरीका होता है, तो आप कहेंगे जी पैसिव बनाने के लिए बी के साथ थर्ड फॉर्म हमको चाहिए। सेट है भाई। पैसिव के लिए हमें क्या चाहिए भाई, बी के लिए बी के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। तो यहां तक हमारी प्यारी सी थियरी है। ठीक है जी। ओके गाइज, हे लेडीज एंड लेडाज, हाउ डू यू फील अबाउट द क्लास टुडे? हम्म। तो मैं सोच रहा हूं अब आपको थोड़ा मोहब्बत के सफर पर लेकर चलना शुरू करता हूं। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है। बेटा एक बार इन सेंटेंसेस को जरा सा, थोड़ा सा, जरा सा दिल में दे जगा तू, है, जरा सा अपना ले बना, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपना। ठीक है। कैसे बनाइए, आनंद पाइए। अब बेटा एक एक क्वेश्चन बनाना है, अब बेहोश नहीं रहना है। चलिए मेरे भाइयों, मैं डिस्कशन शुरू करूं बेटा, इजाजत है?
आओ बच्चों, कहानी को समझना शुरू करते हैं अब हम आप सभी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करें गाड़ी भाई। देखो बेटा, सबसे पहले इस अस को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो वी प्लूरल है हैव। ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, परफेक्ट के पैसिव के लिए बीन हमें लगाना पड़ता है। आगे हमने लिखा हेल्ड और इंसान का नाम लिखा है तो बाई हम लगाकर लिख देंगे भावना। सेट हो गया भाई? ठीक है भाई। बेटा एक बार शिवराज को भेजना, शिवराज को भेजना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे मैं भूल गया, आपका नाम शिवराज है, माफ करना, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। द मैनेजर कैन इशू द नोटिस। बेटा आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? द नोटिस कैन बी इशूड बाय द मैनेजर। करेक्ट हो गया मेरे बच्चों? कोई दिक्कत, घबराहट, परेशानी तो नहीं है? सेट हो गया भाई, है ना? अगले सवाल पे आ जाओ मेरे बच्चे। कीर्ति मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट्स। सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा द डॉक्यूमेंट्स मस्ट। मस्ट अपने आप में क्या है? मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर हम जो भी वर्ब लिखे है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मस्ट बी सेव्ड बाय, खत्म हो गया। आई डू नॉट नो दिस मैन, कैसे बनाने का काम करेंगे? सब्जेक्ट के नाम पर हमने दिस मैन लिखा, सिंगुलर होने की वजह से इज नेगेटिव नोट लिखा है, बोलो हाँ। नो को पैसिव में जब भी हम लिखते हैं तो नोन के पैसिव में हम हमेशा टू लगाते हैं, ये हम लोगों ने लिखा है बिल्कुल शुरुआत में। और उसके बाद क्या लिख दिया भाई? मी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना मेरे भाई? सवाल नंबर 5, द गेस्ट विल बी वेलकम्ड बाय तन्नू। सर ये लिखा हुआ पैसिव में है, पैसिव में ये हमारे सामने एजेंट है। एक्टिव बनाने के लिए हमने क्या लिखा? तन्नू विल, आगे क्या लिखा? वेलकम। किसको वेलकम करेगा भाई? द गेस्ट। एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, यही चेंज करने का तरीका हमें सीखना है। इसी चीज को हम कहते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से बोले जरा, इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वाक्य के ढांचे को बदलना। हिज बिहेवियर सरप्राइज देम, सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे दे। प्लूरल पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वर लगाया, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज ही होती है। ठीक है जी। अब यहां लिखा है क्या चीज? हिज बिहेवियर। अब किसी भी इंसान का बिहेवियर व्यक्ति का नाम तो नहीं है, है ना? तो किसी चीज का नाम हो गया तो एट लगाकर हम लगा देंगे एट हिज बिहेवियर। क्या यहां तक की बात हमको समझ आ गया मेरे बच्चा? बताइए जरा भाई, क्या यहां तक की बात हमको अच्छे से समझ आ गया मेरे भाई? इजी मेरे भाइयों? तो यहां तक की बात अगर आप लोगों को मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से समझ आ गई है, पहले एक बार यहां तक की बातों को बताओ। जल्दी से बताओ। मुझे लगता है पहले आज यहां तक की बातों को अच्छे से पढ़कर आना, ठीक है ना? वरना ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे बाद में, ठीक है ना? अगली क्लास में ज्यादा खींचेंगे, ओके मेरे भाई? अगली क्लास में थोड़ा ज्यादा खींचेंगे। आज आप लोगों ने बहुत प्यार से पढ़ा, ठीक है ना? आज आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है भाई। एसएससी के लगभग हर एक पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा वॉइसेस का, ठीक है? और डूअर नॉन डूअर के बेसिस पर, बाकी के और पेपर में भी इसके बेसिस पर एरर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें, ठीक है? मुझे लगता है पहले आज यहाँ तक की प्यारी प्यारी बातों को मेरे बच्चा रिवाइज करेगा, पढ़कर आएगा, ठीक है ना? तब इस कहानी को हम अगली क्लास में आप लोगों के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों? ओके गाइज, हे गाइज, ठीक है गाइज? चलो मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। खुश रहना है, टेंशन फ्री रहना है, ओके मेरे भाइयों? चलो भाई, तो आज के लिए अपन यहीं पर इस गाड़ी को रोक लेते हैं। बाय।